जहां नरेंद्र मोदी है वहां चैलेंज है, और जहां चैलेंज है वहां नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के काम का यही तरीका है बॉस। ये बात वो खुद कह चुके हैं कि चुनौती को चुनौती देना उनके डीएनए में है। आज सुबह ही नरेंद्र मोदी विदेश से लौटे हैं। पहले वो रूस गए थे, फिर वहां से सीधे यूरोप गए। जो रूस का दुश्मन है उस बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंज को भी निपटाकर नरेंद्र मोदी लौट आए। लेकिन वापस लौटते ही उनके सामने देश के वो चैलेंज खड़े हैं जिन्हें लेकर मोदी विरोधी ये माहौल बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो अब फंसने वाले हैं, अब आएगा मजा, तब फंसने वाले हैं, अब फंसने वाले हैं वाला हिसाब चल रहा है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब गिरी तब गिरी वाला हिसाब है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगस्त तक सरकार ही गिर जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे नैरेटिव नहीं चलते हैं, और ना ही नरेंद्र मोदी ऐसे किसी चैलेंज का सामना करने से डरते हैं। क्योंकि आप देखिए, 1 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे ऐसे चैलेंज थे कि सब कह रहे थे कि असली टेस्ट तो अब होने वाला है। कई लोग कह रहे थे कि उन्हें तो गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव ही नहीं है, अब मजा आएगा, अब पता चलेगा चैलेंज क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए जितने भी डर या आशंकाएं जताई गई थी, उन्होंने सारे चैलेंज कैसे फेल किए एक बार याद कीजिए, फिर आगे की बात बताऊंगा। जैसे पहला चैलेंज यह था कि गठबंधन की सरकार को स्मूथली चलाना है, आराम से, कोर टीम से समझौता ना करना, सहयोगियों को भी जगह देना। यह चैलेंज नरेंद्र मोदी ने आराम से क्लियर कर दिया। फिर दूसरा चैलेंज खड़ा हुआ कि मंत्री पद का बंटवारा कैसे करेंगे, इसको ये चाहिए होगा, उसको वो चाहिए होगा। मंत्रालयों के बंटवारे का चैलेंज आया तो उसको भी नरेंद्र मोदी ने आसानी से हैंडल किया। फिर तीसरा चैलेंज आया संसद का, जहां विपक्ष की ताकत बढ़ चुकी है, फिर भी विपक्ष के दबाव में ना आना, संसद में इस टेस्ट को भी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर लिया। फिर आया चौथा चैलेंज संसद में स्पीकर के पद को लेकर। इस चैलेंज में भी नरेंद्र मोदी की जीत हुई। पांचवां और सबसे बड़ा चैलेंज उस नैरेटिव को तोड़ना था कि नरेंद्र मोदी अब कमजोर पड़ गए, कम सीटों के साथ वो दबाव में काम करेंगे। लेकिन संसद के अंदर और बाहर नरेंद्र मोदी ने अपने तेवर से यह दिखा दिया कि लगातार तीसरी जीत मिलना बहुत बड़ी बात है, और वो पहले की तरह ही काम कर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद सारे चैलेंज निपटा दिए। लेकिन जिंदगी है बॉस, पॉलिटिक्स है बॉस, चैलेंज रुकता है। अब फिर नए चैलेंज उनके सामने आकर खड़े हो रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी बजट को लेकर है, जो 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। यह मोदी सरकार के 3rd टर्म का पहला बजट है। दूसरा चैलेंज विपक्ष की राजनीति को लेकर है। संसद में इंडी गठबंधन, पेपर लीक, मणिपुर, अग्निवीर जैसे मुद्दों को फिर से उठाकर घेरने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो इस बार संसद में पूरी ताकत से मणिपुर और जम्मू कश्मीर की आतंकी घटनाओं का मुद्दा उठाएंगे। तीसरा चैलेंज बड़े फैसलों को लेकर है। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा था कि तीसरा टर्म बड़े फैसलों का होगा, और बड़े फैसलों का रास्ता संसद से होकर ही गुजरता है। दूसरा टर्म संभालते ही नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाने का बड़ा फैसला किया था। लेकिन क्या तीसरे टर्म में गठबंधन की सरकार में बड़े फैसलों के लिए तैयारी हो चुकी है क्या? यह पता चल जाएगा जल्दी। चौथा चैलेंज गठबंधन के साथियों की विश लिस्ट पर है, जिसमें आर्थिक पैकेज से लेकर विशेष राज्य का दर्जा देने और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे शामिल हैं। पांचवां चैलेंज किसान आंदोलन को लेकर है। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। छठा चैलेंज जम्मू को टारगेट कर रहे आतंकियों से निपटना और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को जवाब देने का है। एक और चैलेंज इसी साल हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव और यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर है, जिसे जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। यानी नरेंद्र मोदी के पहले बड़े चैलेंज की बात करें तो उससे निपटने की तैयारी नरेंद्र मोदी कर भी रहे। आज सुबह वो ऑस्ट्रिया के दौरे से लौटे, और दोपहर तक खबर यह आई कि प्रधानमंत्री ने बजट की तैयारियों को लेकर बैठक शुरू कर दी। भाई वो तो पहले भी दिखा है कि इधर आए उधर काम में लगे, ये उनका हिसाब रहता है। तो आए उधर ऑस्ट्रिया से, इधर मीटिंग शुरू कर दी। बैठक में बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट थे, अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट रहे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, प्लानिंग मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन भी थे। बैठक में नरेंद्र मोदी ने देश के बजट पर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से उनकी राय जानी। ये बताइए बॉस, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए देश की अर्थव्यवस्था में? जो सुझाव इन लोगों ने दिए उसको बहुत ध्यान से सुने। फिर नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले ही सरकार के 100 दिन का प्लान भी बनाया हुआ था। बजट में उस प्लान की झलक भी दिखेगी। साथ ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसका रोड मैप भी बजट में दिखेगा। मोदी सरकार के सामने यह चैलेंज रहेगा कि वो बजट में रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ती है या पॉपुलिस्ट एजेंडा वाला बजट पेश करती है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी बजट में अपने अपने राज्य के लिए आर्थिक पैकेज की आस लगाए बैठे हैं।
अगर उन राज्यों पर मोदी सरकार पैकेज देती है तो फिर दूसरे राज्य कहेंगे कि हमारा सर, हमारा क्या होगा, हमको भी दीजिए। तो नरेंद्र मोदी के लिए कुछ चैलेंजेस तो दिख रहे हैं सामने। जहां तक आर्थिक मोर्चे पर सहयोगियों को साधने का चैलेंज है, तो उस पर नरेंद्र मोदी पहले ही काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी दिख रहा है। मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की चंद्रबाबू नायडू की मांग को मंजूर कर दिया। बुधवार को चंद्रबाबू नायडू ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से मुलाकात की और यह रिफाइनरी स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। 5 दिन पहले ही चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई थी। मुलाकात के 5 दिन बाद ही आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी भी आ गई, यानी नायडू की डिमांड तो पूरी हो गई। इसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार की पुरानी डिमांड रही है कि भैया बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि अब जेडीयू ये कह रही है कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं भी दिया जाता तो कोई पैकेज ही दे दीजिए। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज की डिमांड के पीछे लॉजिक यह दिया जाता है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। बिहार के पास ना कोई खदान है, ना समुद्री तट है। पहले बिहार झारखंड साथ थे, झारखंड में पूरी प्राकृतिक संपदा थी, अब वो उधर चला गया। कुछ राज्यों में सोने या हीरे की खदानें हैं, कुछ के पास लंबा समुद्री तट है, लेकिन बिहार का ऐसा कोई भौगोलिक लाभ तो बिहार को मिलता नहीं है। इसलिए बिहार जैसे राज्य को अलग से मदद दी जानी चाहिए, फिर चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर विशेष पैकेज हो। ये बात बहुत दिन से उठ रही है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने से होगा क्या। आप सुनते हैं कि स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, लेकिन होगा क्या अगर मिल गया तो? देखिए, जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है उन्हें एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में छूट मिलती है, यानी अन्य राज्यों की तुलना में टैक्स और ड्यूटी कलेक्शन का हिस्सा केंद्र को कम देना पड़ता है। केंद्र सरकार के बजट में 30% रकम विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों पर भी खर्च होती है। जिस राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलता है, अगर वो राज्य किसी वित्त वर्ष में अपना बजट पूरा खर्च नहीं कर पाती है तो बाकी रकम उसे अगले साल फिर से दे दी जाती है, जबकि बाकी राज्यों के साथ ऐसा नहीं होता। इसी तरह स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों को केंद्र सरकार जो सहायता राशि देती है उसमें 90% रकम अनुदान के तौर पर दी जाती है और सिर्फ 10% रकम लोन के तौर पर दी जाती है और उस पर भी कोई ब्याज नहीं लगता, जबकि दूसरे राज्यों को सिर्फ 30% रकम अनुदान के तौर पर मिलती है और 70% रकम लोन के तौर पर मिलती है। तो बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस मिला तो उसको टैक्स केंद्र को कम देना होगा, अनुदान राशि ज्यादा मिल जाएगी, लोन जो मिलेगा उस पर किस्त नहीं चुकानी होगी और दूसरे कुछ फायदे होंगे। अब तक 11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल चुका है। यह दर्जा किस पैमाने पर मिलता है वो भी सुन लीजिए, जैसे संसाधनों की कमी, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होना, राज्य की कमाई में कमी होना, पहाड़ी इलाका, दुर्गम क्षेत्र और कम जनसंख्या, बॉर्डर स्टेट भी एक पैमाना होता है। अब बिहार के मामले में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, क्या होगा ये तो अभी नहीं पता, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई बहुत बड़ा संकट बिहार को लेकर खड़ा नहीं होने वाला, ये मान के चलिए, क्योंकि भाई एक तरफ तो चंद्रबाबू नायडू सेट है, तो नीतीश कुमार अलग से कुछ करेंगे ये तो लगता नहीं, और ऐसे में वो पहले ही कह चुके हैं कि भाई स्पेशल स्टेटस नहीं तो स्पेशल पैकेज दीजिए, तो देखिए अभी क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने दूसरा चैलेंज अगले संसद सत्र में विपक्ष की नई रणनीति से निपटने का भी है। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है। लालू यादव पहले ही कहकर इंडी गठबंधन को बूस्ट कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार तो अगस्त में गिर जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी हाथरस से लेकर मणिपुर तक का दौरा करके आ गए। वो अगले सत्र में और जोश दिखाएंगे कि मैं तो घूम के आया हूं, बिना गए इतना हंगामा कर रहे थे तो अब तो हो के आए, तो दिखाना ना है कि हम हो के आए, हमको सब पता है। राहुल गांधी ने इसका ऐलान भी कर दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद वो तीसरी बार वहां गए, मणिपुर में कोई सुधार नहीं हुआ, राज्य 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएगी। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें मणिपुर के हालात अब भी न बदलने का दावा किया। राहुल गांधी का यह वीडियो भी देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेरने का क्या सीक्रेट प्लान बनाए बैठी है। 1 साल पहले आया था, और अब आया हूं, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हमने आपकी बात, सबसे पहले हम यहाँ आए
हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब एमपीज ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। राहुल गांधी मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन उनकी ये बातें तब खोखली साबित हो जाती है जब यह पूछा जाता है कि राहुल गांधी सिर्फ हाथरस या मणिपुर की बात क्यों करते हैं, तमिलनाडु और बंगाल की बात क्यों नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि ऐसी ही राजनीति से नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता है और वो आजकल यही कर रहे हैं। हाथरस और मणिपुर का दौरा करने के बाद कल राहुल गांधी विदेश भी चले गए। वो विदेश में कहां गए हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि वो 13 जुलाई को लौटने वाले हैं। राहुल गांधी को यही लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान, आरक्षण और अग्निवीर का मुद्दा उठाकर आधी अधूरी भ्रम वाली बातें फैलाकर वोट मिल गए, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी हो जाएगा। इसलिए सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि कांग्रेस ने इसी साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां अलग अलग मुद्दे उठाने का प्लान भी बना लिया है। जैसे महाराष्ट्र में ये लोग प्लानिंग करके बैठे हैं कि संविधान, आरक्षण, किसानों की आत्महत्या, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसा मुद्दा बनाएंगे। हरियाणा में संविधान, अग्निवीर, बेरोजगारी, महिला पहलवानों का धरना, किसान आंदोलन को मुद्दा बनाना है। झारखंड में इनका प्लान है कि संविधान, आदिवासी सुरक्षा, जल जंगल जमीन का मुद्दा और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, ये सारे मुद्दे होंगे। 3 राज्यों में चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों कम्युनिकेशन विभाग की बैठक भी बुलाई थी। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी, महासचिव, अध्यक्ष, कम्युनिकेशन प्रमुख को बुलाया गया था। कांग्रेस संगठन महासचिव ने सभी राज्यों को कहा है कि वो इन मुद्दों पर अपने अपने राज्य में उठाए, सोशल मीडिया पर भी माहौल बनाए। इस साल जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा चैलेंज, क्योंकि ये चुनाव अगर बीजेपी ने जीते तो फिर नैरेटिव में उसकी वापसी हो जाएगी और ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी भी है। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है। चैलेंज यह है कि यहां बीजेपी की सरकार होते हुए भी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन का प्रदर्शन फीका था लोकसभा चुनाव में और इंडी गठबंधन 48 में से 30 सीटें जीत गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, यहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 हो गई। यहां बीजेपी के सामने चैलेंज है कि वो कैसे फिर से हरियाणा में अपनी सरकार बनाए। झारखंड में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है, यहां इंडी गठबंधन की सरकार है। झारखंड के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को झटका लगा था। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, यहां इंडी गठबंधन को 5 सीट पर ही जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में 9 आई। हालांकि झारखंड में जमीन घोटाले के आरोप में फंसे हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं और वो चुनाव में सिंपैथी कार्ड खेल सकते हैं।